मेरा नाम रुचिन कुमार है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो वीडियोस चल रही है साइंस पे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में इसके पहले जो क्लास थी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अम्ल, क्षार एवं लवण होगा। आपका जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। हम भी चाह रहे हैं कि हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको बेस्ट से बेस्ट आपको मैटर प्रोवाइड कराएं, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, किसी भी टॉपिक का हो। तो ऐसे ही आप लोग अपना साथ बनाए रखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि कहा जाए तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले अम्लों के बारे में बात करेंगे, फिर क्षार के बारे में बात करेंगे और फिर लवण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अम्ल के बारे में बात करते हैं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जैसे मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ, आप ऐसे ही जो है वो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नोट्स ऐसे ही आपका बनना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपके नोट्स भी होने चाहिए, साथ साथ आप लोग लिखते चलें, क्योंकि आज हमें तीनों टॉपिक निपटाना है। ठीक, एसिड की बात अगर करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, वर्ड में पहले भी क्या था, अम्ल जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। ज़्यादातर साइंस के जो वर्ड्स आते हैं आपके पास लैटिन भाषा के ही आते हैं। ठीक है, अम्लों के अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो स्वाद इनका होता है खट्टा। ठीक है, स्वाद क्या होता है इनका? खट्टा होता है। दूसरी बात, अब सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन, लिटमस पत्र पर प्रभाव। ठीक है, कि लिटमस पत्र पर कैसे प्रभाव डाला, कि अम्ल कि लाल, नीला, काला कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। अब दो तरीके हैं, या तो आप लोग पढ़ लीजिए या फिर आप लोग एक ट्रिक समझिए। छोटी सी ट्रिक है, कैसे देखिए, ट्रिक से ही समझ लेते हैं। एक नाम लिख रहा हूं मैं, छोटा सा नाम है, उसका नाम है अनिल। क्या नाम है? अनिल। यहां पे अ शब्द का मतलब जो है वो अम्ल से है। ठीक है, न फोर का मतलब यहां पे नीले से है, और ल फोर का मतलब जो है वो यहां पे लाल से है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अभी तो आप लोगों के शायद याद हो, लेकिन जब एग्जाम आप लोग करोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या जाती है कि लाल नीले और लाल नीले में कन्फ्यूजन हो जाता है अम्ल क्षार में। तो याद आपने कैसे करना है कि अम्ल जो है वो नीले से लाल करता है। ये ट्रिक आप लोगों के याद हो जानी चाहिए। अनिल। ठीक है, अ फोर अम्ल है, न फोर नीला है, ल फोर आपका लाल है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अम्ल जो है वो क्या H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और यही H+ आयन जो होते हैं वो विद्युत धारा के क्या, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि आपने क्या सुना हुआ है कि सर अम्ल जो है वो विद्युत के चालक होते हैं। चालक होने का जो मुख्य कारण है वो है H+ आयनों का उत्पन्न होना, और इन्हीं H+ आयन की वजह से क्या होता है, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो उसके साथ साथ क्या होगा, इनमें कंडक्टिविटी फ्लो हो जाएगी, यानी कि चालकता आ जाएगी। ठीक, अम्ल क्या है? अम्ल जो है वो संसारित प्रकृति के होते हैं। क्या? संसारित प्रकृति के। देखिए, संसारित प्रकृति का मतलब क्या होता है? जंग लगना, किसी चीज़ को गलाना, वो अम्लों का काम है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आता है आपके पास, एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम्स में कई दफ़ा जो है वो पूछा जा चुका है, आपने पढ़ रखा है, अम्लराज, यानी कि एक्वा रेजिया। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया किस किस चीज़ का मिश्रण है? देखिए, एक्वा रेजिया जो है वो HCl + HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जो 3:1 किस में
3:1 के मिश्रण में मिला लेते हैं। आई बात समझ में? ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं 3:1 के इसमें मिला लेते हैं, यानी कि 3 जो आइटम होंगे वो HCl के होंगे, 1 आइटम किसका होगा इसमें HNO3 का होगा। तो ये क्या बन जाता है आपका अम्लराज बन जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये उल्टा करके 1:3 भी दे देगा कि HCl इधर लग जाएगा, HNO3 इधर ले जाएगा, HCl आपको इधर ले जाएगा, मर्जी आपकी है। तो अम्लराज क्या होता है भाई, अत्यंत संसाधित प्रकृति का होता है भाई, जो क्या, जो सोना, प्लेटिनम जैसी एक्सपेंसिव मेटल्स जो होती है हमारे पास, उनको गलाने में सहायक करता है। हम ऐसा नहीं है कि सोने को जाके भट्टी में डाल दिया और भट्टी में जो है गल रहा है भाई। ठीक है, तो सोना, प्लेटिनम, चांदी, इन सबको किससे किसी चीज़ से गलाया जाता है भाई, ये गलाया जाता है भाई अम्लराज से, यानी कि एक्वा रेजिया से। और एक्वा रेजिया क्या है भाई, HCl और HNO3 का अनुपात होता है, 3:1 में मिला जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अम्ल जो है जब धातु से क्रिया करता है, धातु से क्रिया करता है भाई, मेटल से रिएक्ट करेगा, धातु से क्रिया करने के बाद ये कौन सी गैस देता है भाई, ये आपको हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। कौन सी गैस प्रदान करता है भाई आपको, ये हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस निकालते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है वो अम्लों के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन है, अम्ल क्या है क्या नहीं है। देखिए, अगर हम अम्लों के प्रकार बात करते हैं कि सर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल देखिए बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे पास प्रबल अम्ल और एक होते हैं हमारे पास दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल यानी कि आपके वीक एसिड। देखिए, जो प्रबल अम्ल है उनके अंदर क्या आता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, H+ आयन की जो सांद्रता है वो क्या होती है, अधिक होती है। और जिन अम्लों में H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाए, कम हो जाए, वो क्या कहलाते हैं आपके वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, ये तो मैंने लिखा अम्लराज, एक इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है जो बच्चा गलती कर देता है। गलती करने का रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, कि आपने पढ़ रखा है कि अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, जैसे फलों का राजा आम होता है भाई, ऐसे क्या होता है अम्लों का राजा भी होता है। अम्लों का राजा क्या होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, तो अम्लों का राजा कौन है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। और इसका जो उपयोग है, साथ साथ बताता जा रहा हूँ, H2SO4 का जो उपयोग है, जो बैटरी होती है उनमें यूज़ किया जाता है। तो बैटरी में अम्लों के रूप में कौन सा यूज़ किया जाता है भाई, H2SO4 किया जाता है भाई। तो अम्लों का जो राजा है वो क्या है, H2SO4 है। अगर आपसे कभी एग्जाम में प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल पूछ लिया, तो प्रबल अम्ल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अम्लों से संबंधित जितने भी जनरल क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन या कैसे भी क्वेश्चन आपके थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको फटाफट उतार लीजिए, क्योंकि इसको रफ करने के बाद मैं क्षार और लवण जो है वो स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिएगा। देखिए, हमने भी अम्लों के बारे में पढ़ा, अम्ल क्या करते हैं, कैसे नहीं करते, कैसे क्रिया करते हैं, धातु से क्रिया की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। अब जो बात हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्षार पे, यानी कि बेस पे। ठीक है, क्षार पे बात करते हैं, बेस पे बात करते हैं। देखिए, क्षार को का अगर स्वाद देखा जाए, का टेस्ट अगर देखा जाए, स्वाद देखा जाए, तो कड़वा होता है भाई। करेला, नीम का पत्ता ये आपने देखे होंगे, ये सब कड़वे होते हैं, तो इनमें क्षार होता है। क्लोरोफिल कड़वा होता है, वो भी क्या होता है भाई, आपके क्षार होता है। ठीक है, क्षार जो है वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्या, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्लियर बात है। अब सेम क्वेश्चन जू का तू कि लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिटमस पेपर पर प्रभाव पड़ने के लिए फिर आपके पास एक मैं ट्रिक दे रहा हूं भाई। ट्रिक बहुत सिंपल है, ट्रिक है आपकी शराब। ठीक है, पीनी नहीं है, बस शराब एग्जाम्पल के तौर पे देखना है। देखिए, श का मतलब हम यहाँ पे सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, श का मतलब हम यहाँ पे क्षार मान लेते हैं, साइलेंट है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं। R4 होता है आपका रेड,
और B4 होता है यहाँ पे आपका ब्लू। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्षार होता है वो रेड टू ब्लू करता है, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि किस में कन्वर्ट करता है कि लाल को जो है वो नीले लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देता है। सही बात समझ में आ रही भाई? तो ये बात करते हैं। अब क्या करते हैं भाई, क्षार जो है वो विद्युत के चालक होते हैं, ये भी आप याद रखें। जैसे कि अम्ल जो है विद्युत के चालक होते हैं, ऐसे एक क्षार भी क्या होते हैं भाई, विद्युत के चालक होते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं कब विक्रिया के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या ले लिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, यानी कि जब आपका एसिड प्लस बेस होता है भाई, एसिड प्लस बेस होता है, तो अम्ल क्षार के बाद क्या बनता है भाई, लवण बनता है, और प्लस क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, लवण का मतलब यहाँ पे साल्ट है, और जल यानी कि यहाँ पे वाटर है। ठीक है जी। तो अम्लों की अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराई जाएगी तो लवण और जल बनेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लवण का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो उसमें क्या होगा, लवण का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, एसिड हम लेते हैं HCl, बेस हम क्या लेते हैं यहाँ पे NaOH, क्लास में OH आपके पास आ रहा है। ठीक है, रिएक्शन कराते तो Na यहाँ से क्या लेगा, Cl ले लेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई आपके पास NaCl बनेगा, OH और H यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, H2 बन जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हम यहाँ पे देख रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे कि सर जब अम्लों की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, यानी कि एसिड प्लस बेस, एरो, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये चार आपके पास है। ठीक है, HCl, NaOH, NaCl लेगा, NaCl बन जाएगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा आपके पास, H2O का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपने एक वर्ड सुना है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कि जब पेट में अम्ल की अधिकता हो जाती है, यानी कि पेट में जो हमारा पेट होता है, स्टमक होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पेट में अम्ल की अधिकता, अब यहीं से देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ बताता हूं। पेट में अम्ल, अब ये पेट में जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है भाई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारे पित्तरस से स्रावित होता है भाई। ठीक है, लीवर से जो होता है भाई पित्तरस, उसमें क्या होता है भाई, HCl की मात्रा होती है, जो क्या करता है, हमारे भोजन को पाचन करने में सहायता करता है, यानी कि हमारे भोजन को डाइजेस्टिव करने में सहायता करता है। ठीक है, तो हमारे स्टमक में कौन सा अम्ल होता है भाई, HCl अम्ल होता है। तो अगर पेट में अम्ल की अधिकता हो जाए, ठीक है, तो इसे उदासीन करने के लिए, क्या करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या लेना पड़ता है, प्रति अम्ल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ेगा, प्रति अम्ल, यानी कि एंटी एसिड। क्या लेना पड़ेगा भाई, एंटी एसिड। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है इनो काम करे 6 सेकंड में। ठीक है, तो प्रति अम्ल यानी कि एंटीएसिड का मतलब क्या होता है कि जो पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। ठीक है, अब प्रति अम्ल के एग्जाम्पल क्या कहते हैं, सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आपका वो आता है बेकिंग पाउडर। क्या आता है भाई, बेकिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है आपके पास भाई, बेकिंग पाउडर। दूसरा हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर देते हैं भाई। ठीक, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंटीएसिड के रूप में, यानी कि AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो एंटीएसिड के रूप में हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, और साथ साथ अगर यूज़ करना है इसमें तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, क्षार यानी कि बेस के बारे में पढ़ा, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है क्या। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर पेट में अम्ल की अधिकता हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, एसिडिटी बोल देते हैं भाई। ठीक है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है भाई, HCl एसिड होता है भाई। उसे उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं, प्रति अम्ल लेते हैं, एंटासिड ले लेते हैं। ठीक है, इनो वगैरह जो आपने देखा होगा। क्या होता है भाई इनो में, जो बेकिंग पाउडर होता है भाई, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaCO3 होता है भाई। दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, AlOH का होल थ्राइस। और दूसरी बात आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अम्ल पढ़ा दिया, क्षार पढ़ा दिया, लवण पढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे टॉपिक है 2-3, उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसको आप जो है फटाफट नोट आउट कर ले करिएगा। ठीक है, तो हमने अम्ल पढ़े, क्षार पढ़े, लवण पढ़ लिया, इनके हमने जो एंटासिड है वो भी पढ़ लिया। अब इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है वो है पीएच। पीएच आपने देखा भी होगा, पीएच से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो पीएच की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है नहीं, पीएच की फुल फॉर्म भी क्या है, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि H+। ठीक है, तो H+ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। जिस भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, कम होगी, उसी के बेस पे हम क्या बात करेंगे भाई, अम्ल है, क्षार है, विलयन है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं बात को, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं इस चीज़ को। कैसे, देखे भाई, ऐसे क्या क्या हमने एक स्टिक उठाई ऐसे, और ऐसे हमने जो है इन पे नंबर काउंट करने शुरू किए। ठीक है, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया इसमें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक चीज़ को। तो 0 से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक लेके चले गए, 14 तक। देखिए पीएच क्या होती है, एक संख्यात्मक मान होता है भाई, ध्यान से समझिए क्या होता है, एक संख्यात्मक यानी कि मैथमेटिकल नंबर होता है, संख्यात्मक मान होता है जो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करेगा। अगर पीएच मान, जो पीएच इंडिकेटर आपके पास होता है, पीएच मान अगर आपको 7 दे, यानी कि पीएच इक्वल टू कितना हो जाए भाई, 7 हो जाए, तो विलयन जो है वो है उदासीन विलयन। अब उदासीन का मतलब क्या होता है भाई, उदासीन का मतलब है कि ना तो इसमें H+ आयन है, यानी कि ना तो इसमें H+ आयन है और ना ही इसमें जो है वो OH- है, यानी कि ना तो ये अम्ल है और ना ही ये क्या है, क्षार है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, उदासीन कहते हैं कि pH इक्वल टू 7 आता है तो उसे उदासीन कहते हैं। ठीक है, अगर pH मान 7 से 0 की ओर बढ़ता है, कहाँ से, 7 से 0 की ओर बढ़ता है, तो विलयन की जो प्रवृत्ति होगी वो अम्लीय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अगर हम 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं, 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी जो विलयन की प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये अमूमन चीज़ है जो बच्चों को पता होता है कि सर pH इक्वल टू इतना है, वो चीज़ है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल अब जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान से रखें। कैसे, अगर मान लिया आपके पास क्या है, एक विलयन A है, एक विलयन B है और एक विलयन C है। मैंने क्या कहा कि इसमें pH का मान जो है वो 2 है, इसमें pH का मान 4 है, इस पे pH का मान जो है वो 5 है। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। अब ऐसे कैसे छांटे जाएंगे एग्जाम में। अब तीनों को देखा जाए तो तीनों ही क्या है भाई, एसिड है, तीनों ही क्या है, तीनों ही अम्ल है। लेकिन 7 से नीचे सबसे कौन है, वो है 2,
ठीक है, फिर है 4 और फिर है 5। जो 7 के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वो उतना ही वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है, वो उतना ही वीक एसिड कहलाएगा। और जो 7 से दूर होगा, 0 की तरफ जाएगा, वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7 से अगर हम 0 की ओर बढ़ते हैं तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। ये बात याद रखें। अगर हम किसी विलयन में 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि वो अम्ल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। यही वो एग्जाम्पल है। 7 के सबसे क्लोज कौन है, 5 है, तो 5 जो है वो एक क्या है, वीक एसिड है। और सबसे ज़्यादा दूर कौन है, 2 है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आधी बात समझ में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्षारीय की बात करते हैं तो वो उसमें क्या है, केस बिल्कुल उल्टा है। कैसे, अगर हम 7 से 14 की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि 7 से लेके 14 तक बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, तो इसमें OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है। इसका केस बिल्कुल उल्टा है, बढ़ती है। कैसे, वो ध्यान से देखें। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मेरे पास 3 विलयन है, pH = मैंने इस बार क्या मान लिया, अलग अलग मान लिया, ठीक है। कैसे, देखिए, मैंने क्या कहा, ये 9 है, ये 11 है और ये 13 है। ये मेरे पास pH की रीडिंग है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन आपके पास है, स्ट्रॉन्ग बेस जाएगा या आपका वीक बेस जाएगा। देखिए 14 के क्लोज कौन है सबसे ज़्यादा, 14 के क्लोज कौन है, 14 के क्लोज कौन है भाई, 13 है। तो जो भी 14 के ज़्यादा क्लोज होगा वही क्या कहलाए, आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, यानी कि परबल क्षार कहलाएगा, परबल क्षार कहलाएगा। और जो भी 7 के क्लोज होगा, पास होगा, यानी कि 9, वो क्या है आपका, वो है आपका वीक बेस, यानी कि दुर्बल क्षार। तो अम्लों में केस उल्टा है, और क्षार में जो है वो बिल्कुल केस उल्टा है। तो अगर pH मान 0 से लेके 7 तक जा रहा है तो वो एसिड है, अगर वो 7 है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है, यानी कि उदासीन है। और अगर वो 7 से 14 की ओर बढ़ रहा है तो वो क्या है, वो बेस है, यानी कि वो क्षारीय है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा pH वैल्यू जो है या pH मान जो है वो इस तरह से खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या चीज़ आपको नहीं मिलेगी, अब उस चीज़ को देख लीजिए। इससे भी ज़्यादा आपको एडवांस पढ़ाता हूँ pH में, ठीक है। सबसे पहले pH का फॉर्मूला, सबसे पहले pH का फॉर्मूला देखिए। pH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि pH = माइनस का लोग, ठीक है, यानी कि माइनस का लोग H+ आयन, ये फॉर्मूला होता है। अब बहुत से बच्चे बोल लेंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि log 1/H+ आयन, ये पढ़ रखा है सर हमने। ये pH का फॉर्मूला होता है कि log H+ आयन। जब इस H+ को आप ऊपर लेके जाओगे तो सिंबल कैसा आ जाएगा भाई, आपकी माइनस आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये होता है। या फिर दूसरा हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक फॉर्मूला और बनेगा कि pH = माइनस का लोग H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसको भी हम जो है वो इसी फॉर्म पे तोड़ सकते हैं कि सर क्या, कि pH = क्या, लोग, ठीक है। अगर इसे हम थोड़ा सा अपोजिट कर दें, क्या, 1/H3O पॉजिटिव, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये इसमें फॉर्म में माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कि आपके पास pH के 2 फॉर्मूले हैं। pH के मैंने आपको मान बता दिया, pH की वैल्यू कहाँ अम्लीय होती है, कहाँ क्षारीय होती है, कहाँ कैसी होती है। क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई जो दूध है उसका pH मान कितना होता है, मैं लिख देता हूँ। 2-3 फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है, ये आपने लोगों ने उतार लिया होगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि आपसे pH का क्वेश्चन भी पूछेगा क्या, कि सर दूध का pH मान कितना होता है, रक्त का pH मान कितना होता है, और पीने के पानी का जो pH मान है वो कितना होता है। अगर हम दूध का pH मान देखें, मिल्क का pH मान देखें तो 6.4 होता है,
एक्यूरेट वैल्यू यही है 6.4। रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ठीक है, आपने पढ़ रखोगे एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 5.6 से कम हो जाता है भाई। जब भी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा वो क्या कहलाएगी आपकी अम्लीय वर्षा। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ रखा है पित्तरस, जो कि रस किससे निकलता है भाई, लिवर से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका पीएच मान कितना है, इसका पीएच मान कितना होता है 1 to 3.5 यानी कि 1 से लेके 3.5 तक। ठीक है, अब जल का जो पीएच मान होता है, आपके बच्चे कहते हैं सर जल का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान 7 नहीं होता। जल का जो पीएच मान होता है वो 7.4 ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें आश्रित जल, आश्रित जल देखे जाए तो उसका पीएच मान कितना होता है, वो 7 होता है। क्यों? नॉर्मल पानी में क्या होता है, नॉर्मल पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं भाई, अणु मिले होते हैं, जिसकी वजह से इसका पीएच वैल्यू क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जो आश्रित जल होता है उसे आश्रित जल कैसे प्राप्त करते हैं कि जब वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल लोगे और उसकी भाप जो होगी, अब आप उसे ठंडा कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका आश्रित जल बन जाएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, क्या थे भाई, पीएच मान थे। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट आउट करिए, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने अम्ल क्षार और उसके बाद हमने पीएच पढ़ा। पीएच के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं भाई वो हमने यहाँ पे पढ़े। अब आपके पास छोटे छोटे टॉपिक है इसमें 2-3, वो उसको देख लेते हैं। जैसे कि क्या, पहला टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण। क्या? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। मेन क्या चीज़ है, सबसे पहले इसका जो है वो रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, क्या है इसका रासायनिक नाम? रासायनिक नाम जो है इसका वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ध्यान से समझिएगा भाई, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरी बात, इसका सूत्र क्या है भाई, सूत्र है इसका CaOCl2। देखिए साथ साथ आप नोट आउट करते चलेगा, मैं आपको सारे जो छोटे छोटे टॉपिक है वो आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा था ग्रुप सी के पेपर में, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। पेपर टफ बनाना होगा, पेपर टफ ऐसे ऐसे बना देगा वो। कैल्शियम ऑक्सी, भाई कैल्शियम Ca रहा, ऑक्सी का मतलब O रहा, क्लोराइड का मतलब क्या हो जाए Cl2 रहा। अब इसे बनाते कैसे हैं, देखिए बनाने का क्या है कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, जब उस पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, यानी कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस है, जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। क्या? CaOCl2 प्लस क्या H2O। तो शुष्क बुझे हुए चूने पे, किस पे, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, जब उस पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन की क्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। देखिए विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है, सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है इसका, क्या उपयोग, देखो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो खास इसका उपयोग है वो है जल को रोगाणु रहित करने में, यानी कि प्यूरिफिकेशन करने में। आपने देखा है आरओ में जो आपने देखा है जो उसका टेस्ट बदलता है, वो किसकी वजह से बदलता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर की वजह से ही बदलता है। तो पानी की जो टंकियां हैं, बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं नगर पालिका में लगी होती है, उनको पानी को साफ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, विरंजक चूर्ण ही मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो देखिए, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है धावन सोडा। क्या आता है, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर, ठीक है। सेम इसके अगर हम रासायनिक नाम की बात करें, यानी कि रासायनिक नाम की बात हम करते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं रासायनिक नाम। देखिए इसका जो रासायनिक नाम है, अगर आप इसका सूत्र देख लीजिए तो सूत्र से रासायनिक नाम बहुत इजीली बन सकता है। सूत्र क्या है इसका, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, यह है धावन सोडा का सूत्र, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। नाम क्या है इसका, सोडियम
कार्बोनेट। ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए धावन सोडे का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग आता है, देखिए उपयोग वस्त्र उद्योग में भी है, कागज उद्योग में भी है, कांच उद्योग में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो है जल की कठोरता, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। किसके लिए? जल की कठोरता को दूर करने के लिए। अब भाई जल की कठोरता क्या होती है भाई, उस चीज़ को भी देख लीजिए फटाफट से। जल की कठोरता का मतलब क्या होता है, जब पानी के अंदर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जल की कठोरता कहते हैं। ठीक है, जब जल कठोर होता है तो वो क्या करता है, साबुन के साथ समान मात्रा में झाग उत्पन्न नहीं करता, यानी कि साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। एग्जाम में अगर टफ, अगर पीसीएस लेवल का आप पेपर देख ले, पीसीएस लेवल का, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है वो ध्यान दीजिए कि जल की कठोरता को देखने के लिए किस चीज़ का उपयोग हो जाता है। सबसे पहला हम लेते हैं साबुन, नंबर 2 पे आता है आपका डिटर्जेंट, जो सर्फ होता है आपका, ठीक है, डिटर्जेंट। थर्ड में आता है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 व 2, और फोर्थ में जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका नॉट नन ऑफ दिस। ज़्यादातर बच्चे किस पर टिक मारेंगे सर, दोनों को। गलत है, गलत है ये। इसका सही आंसर क्या है, डिटर्जेंट या फिर साबुन, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है, साबुन। क्यों, रीजन सुन लीजिए। डिटर्जेंट यानी कि जो सर्फ होता है उसका मेन काम क्या होता है, चाहे जल कठोर हो चाहे जल मृदु हो, कैसा भी जल हो, वो उनके साथ बराबर मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। तो आप इसकी वजह से नहीं बता सकते कि जल कठोर है या फिर मृदु है। हाँ, साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जल कठोर है। ठीक है, ये भाई आपका धावन सोडा, और ये क्या है आपकी विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि जो ये टॉपिक हमने पढ़े हैं बिल्कुल नए टॉपिक है। जो भी कंटेंट हमने यहाँ पे पढ़ा है बिल्कुल आपके लिए नया होगा, क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि 1 लाइन दे दिया, 2 लाइन दे दिया, उनके बारे में सिर्फ आपके 2-4 बातें पता है। यहाँ पे मैंने आपको जो है वो डीपली हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारी अगली क्लास होगी, अब हमारी जो अगली क्लास आएगी वो आएगी बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, 4-5 क्लासेस हमारी केमिस्ट्री की हो चुकी हैं, अब जो अगली क्लासेस होंगी वो बायोलॉजी के ऊपर होंगे। तो उसमें भी हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है अच्छे से अच्छा, आपको बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाएं। रही बात क्वेश्चंस की, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए। जो भी बच्चा मेरे से सवाल पूछता है तो कमेंट सेक्शन में मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।